जैसा कि मैं आपसे पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप यदि इसे पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो 3 या 4 3 नंबर के कंपलसरी है कि हो सकता है विश्वास करें कि आपका जो पेपर आया तो उसमें 3 नंबर के यहाँ से फंसे और फंस चुका है। जितने पेपर में यहाँ पे लिखा हूँ, पॉइंट लिखा हूँ, सभी तरह से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं आपको डिटेल देता हूँ, यानी पूरे आपको, यानी कि मतलब कहना चाहिए कि मैं आपको 1 to 9 लेक्चर दिया हूँ, 1 से लेकर के 9 तक लेक्चर मैंने आपको दिया इस चैप्टर का। और ये 10वां जो लेक्चर मेरा चल रहा है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप इसे लाइक करिए और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका ब्रैग इक्वेशन, यानी ब्रैग समीकरण पूछा जाता है तो n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। दूसरा पॉइंट होता है यूनिट सेल का घनत्व, तो ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पेपर में ये तो मान लीजिए कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपका यूनिट सेल का है, 12वीं में कई बार पूछा गया है। ZM/AQ यानी कौन सा यूनिट सेल का घनत्व पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, ZM/AQ। तीसरा है आपका SCC, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ डिटेल। सिंपल क्यूबिक सेल है, इसमें एटम की संख्या पूछी जाती है कि सरल घनी सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होगी, 1 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। इसके बाद क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि BCC का पूरा नाम पहले बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा अंतः केंद्रित घनी सेल, और इसको एक और नाम से जानते हैं काय केंद्रित घनी सेल। और BC क्या है, बॉडी सेंटेड क्यूबिक सेल। तो पूछा जाएगा बॉडी सेंटेड क्यूबिक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। क्या बताएंगे, 2। फिर तीसरा पॉइंट होता है आपका FCC का हिंदी है फलक केंद्रित घनी सेल या जालक। और फलक केंद्रित घनी सेल में क्या हो जाएगा, फेस सेंटेड क्यूबिक सेल। बच्चों थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है कि आपको मैं यहाँ पे फेस सेंटेड यूनिट, कभी किसी बुक में आपको ऐसे मिलेगा FCUC, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेस सेंटेड यूनिट सेल आ जाएगा। और आप इसमें क्या हो जाएगा, BCUC यानी बॉडी सेंटेड यूनिट सेल हो जाएगा। तो इसमें आपको डाउट होने की आवश्यकता नहीं है, यूनिट का मतलब होता है इकाई और बाकी पूरा वही है। तो अगर मान लीजिए इससे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आपकी 4 आएगी। तो मतलब 1 to 4 कन्फर्म है, ये यहाँ पे पेपर में पूछा जा चुका है। अब बात यहाँ पे आती है अंतः केंद्रित घनी सेल में कौन सा उदाहरण, कौन सा एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पे CSCl का उपयोग करेंगे। क्या है इसका नाम, सीजियम क्लोराइड। और अगर FCC की बात आ जाएगी तो इसका हो जाएगा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। यानी 4 ऑप्शन पूछा जाएगा, उस 4 ऑप्शन में लिखा रहेगा कि फलक केंद्रित घनी सेल में का मुख्य उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से NaCl लिखा रहेगा, KBr KI, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। तो आपको जरूर इसको NaCl को टच करना है, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से ये भी बता चुका दोनों आपको। नेक्स्ट पॉइंट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बात किया था, जो अभी 2012 में 20 में जो पेपर में हुआ, उस पेपर में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट से 100% क्वेश्चन आया है। और आप जा करके पेपर को ढूंढ करके देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है ये शॉर्टकी। तो इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ बच्चों, क्या होगा, मतलब NaCl, CSCl, KCl, 3 ठो Cl वाले हो गए। एक होता है KBr और एक होता है AgBr। यहाँ पे लिख दीजिए बोथ, मतलब दैट मीन्स कहा जाए कि AgBr जो होगा आपका दोनों का होगा, यानी फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों का। इसी प्रकार से फ्रेंकल दोष है, फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, AgCl, AgBr, AgI। और एक और क्या होगा, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, और CaF2 मतलब कैल्शियम फ्लोराइड। ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका, फ्रेंकल दोष का है। एक बार मैं आपको डिफिनीशन इसकी और बता दूंगा, शॉर्टकी क्या होती है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में शॉर्टकी की बता रहा हूँ।
इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन रिक्त रहता है तो कौन सा दोष कहलाएगा? स्वाटकी दोष कहलाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में काम करता है, AgCl और स्वाटकी और फ्रेंकल दोनों में। नेक्स्ट है, ये इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं और इनकी जो समन्वय संख्या निम्न होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मर था, क्षार धातुओं का हैलाइड किसे कहते हैं? पेपर में आ चुका है, तो इसको क्या आपको टिक करना है? स्वाटकी। स्वाटकी दोष को ही क्षार धातुओं का हैलाइड कहा जाता है। इसके बाद आपका लौह चुंबकी। लौह चुंबकी में पूछा गया था कि FeCONi क्या है? FeCONi आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, किस प्रकार का चुंबक है? कैसा ठोस पदार्थ है? तो आपको टिक करना है लौह चुंबकी, यानी इसको क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, यानी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब सॉलिड से ये क्वेश्चन बना हुआ है, इलेक्ट्रिक से बनता है, मैग्नेटिक से बनता है, तो मैग्नेटिक से कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट आपका है प्रतिचुंबकी, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है? पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन सा चुंबकीय होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और यह पूछा जाएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किस पदार्थ में, तो कौन सा हो जाएगा? अनचुंबकीय। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बना चुका हूँ पिछले वीडियो में, यहाँ पे मैं थोड़ा पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात कर रहा हूँ। अनचुंबकीय में देखिए, पिछले अभी जो पेपर हुआ है 12वीं में, तो ये आपका O2 एग्जाम्पल जो होगा वह आपका पैरामैग्नेटिक ही है, मतलब अनचुंबकीय ही है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट किसे कहते हैं? इसमें आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि मान के चलिए क्यूरी पॉइंट में वह ताप जिस पर लौह चुंबकीयता अनचुंबकीयता में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहना चाहिए कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? अनचुंबकीयता में, यानी पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में, यानी फेरोमैग्नेटिक जो होगा पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा, यानी लौह चुंबकीयता अनचुंबकीयता में अगर परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूरी बिंदु। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय। और इन दोनों का अगर एंसर निकल के आएगा तो आप क्या बोलेंगे? क्यूरी बिंदु। स्क्रीन ले लीजिएगा सर। और इसके बाद देखिए क्या होता है, परिभाषा भी लिखी हुई है, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीयता अनचुंबकीयता में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी बिंदु कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको डोपिंग के बारे में शायद आप कहीं ध्यान से भूल गया होगा, तो एक डोपिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ चुका है, ये भी आ चुका है। यहाँ जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सभी पेपर में आ चुके हैं। तो डोपिंग की बात करता हूँ। माना कि क्लास में, मेरी क्लास में कोई बिना पूछे क्लास में प्रवेश कर गया, XYZ कोई भी स्टूडेंट हो, तो क्या ये नियम का पालन किया है कि नहीं? नहीं किया है। क्यों? बिना पूछे क्लास के अंदर प्रवेश कर गया। तो बिना पूछे क्लास के अंदर प्रवेश कर दिया है, उसी को तो बोलते हैं डोपिंग। और उसके अंदर यदि मैं उसको समझाता हूँ, उसको डांटता हूँ, उसको अच्छा से सलाह दिया जाता है, यानी उस पर थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है, तो जो उसके अंदर क्रिया हो रही है इसको डोपिंग कहते हैं। डिफिनीशन सुनिए, डोपिंग की मैं डिफिनीशन पुनः बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। जब जालक में किसी बाह्य पदार्थ के उपस्थित होने से जो दोष उत्पन्न होता है, जो मैं आपको लॉजिक बताया, यानी रूम के अंदर आ गया है, क्लास के अंदर आ गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जालक में किसी बाह्य पदार्थ के उपस्थित होने से जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धि दोष कहते हैं और इस क्रिया को ही डोपिंग कहते हैं, यानी उसके अंदर जब क्रिया हो जाएगी तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो बच्चों, ये मेरा रहा
पहले चैप्टर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है और उस 4 नंबर से मैं आपको क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन कर दिया गया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे, सभी बच्चों अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को भेजिएगा। आज से यह 10th जो लेक्चर मेरा चल रहा है, ये पहला अध्याय कंप्लीट होता है। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में विलियन से बात करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा और उसके पूरे जो डिटेल दिए हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।